नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 जो होने जा रही है 28 जनवरी 2023 से, उसके लिए हम लोग हिंदी का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है भाषा का मानकीकरण। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके लिए 10 नंबर डिसाइड है, 10 नंबर निर्धारित है और यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे वर्तनी का मानकीकरण, व्याकरण का मानकीकरण, लिपि का मानकीकरण और उच्चारण का मानकीकरण। 4 टॉपिक हैं। प्रश्न 1 से 2 प्रश्न बनेगा, 5-5 नंबर का बन सकता है या ये 10 नंबर का भी बन सकता है भाषा के मानकीकरण से संबंधित। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है, वीडियो आपके काम का ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करते हैं मानकीकरण भाषा का। तो मानक का अभिप्राय सबसे पहले देख लेते हैं। मानक का अभिप्राय आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित होता है। मानक का जो अभिप्राय होता है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वह अन्य भाषा भाषी जो लोग होते हैं उस भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा रूप का व्यवहार, पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। तो मानक का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। हम लोग आगे बात करेंगे। मानक भाषा को किसी देश अथवा राज्य की प्रतिनिधि भाषा भी कहा जाता है। यही भाषा एक उच्च स्तर तक पहुंचकर ऐसा आदर्श रूप ले लेती है। मानक भाषा एक उच्च स्तर तक पहुंचकर ऐसा आदर्श रूप ले लेती है जिसे मानक भाषा मान लिया जाता है। भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया। भाषा के मानकीकरण का अभिप्राय है उसका बोली के रूप से क्रमशः विकसित होकर ऐसी परिनिष्ठित भाषा का रूप धारण कर लेना जो धर्म, शिक्षा, साहित्य एवं प्रशासनिक कार्यकलाप में सर्वमान्य माध्यम बन सके। भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना ही उसका मानकीकरण कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। यही हो गया आपकी पहली, जो आपको सबसे पहले लिखना है, यहीं से आपको शुरुआत करना है कि भाषा के मानकीकरण का अभिप्राय उसका बोली के रूप से क्रमशः विकसित होकर ऐसी परिनिष्ठित भाषा का रूप धारण कर लेना जो धर्म, शिक्षा, साहित्य एवं प्रशासनिक कार्यकलाप में सर्वमान्य विद्यमान बन सके, सर्वमान्य माध्यम बन सके। भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना ही उसका मानकीकरण कहलाता है। 3 सोपान होते हैं इस प्रक्रिया के। पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है, जिसे स्थानीय, आंचलिक अथवा क्षेत्रीय बोली कहा जा सकता है। इसका जो शब्द भंडार होता है सीमित होता है। इसका अपना नियमित व्याकरण, भाषा शास्त्र नहीं होता। इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य व्यवहार अथवा साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है। वही बोली जब कुछ विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है तो उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है और वह व्याकरणिक सांचे में ढलने लगती है। उसके प्रयोक्ता उसे पत्राचार का माध्यम बना लेते हैं। शिक्षा, व्यवसाय और प्रशासन में उसका प्रयोग होने लगता है। उसका अपना साहित्य रचा जाता है। तब वह बोली का चोला त्याग कर भाषा की संज्ञा प्राप्त कर लेती है। यदि किसी भाषा के मानकीकरण का यह किसी भाषा के मानकीकरण का दूसरा सोपान है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मानकीकरण है क्या। बहुत सारे लोग परेशान है, यह टॉपिक नहीं मिल रहा है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आप मानकीकरण का मतलब समझ लीजिए होता क्या है। उसी तरह जो दूसरा टॉपिक महत्वपूर्ण है भाषा का कंप्यूटरीकरण, उसमें भी आप समझ लीजिए कि उसका मेन भाव क्या होता है। कंप्यूटरीकरण कहने को कहना क्या चाह रहा, करवाना क्या चाह रहा, तो आप 10-10 नंबर के इस प्रश्न को बहुत अच्छे से वहाँ लिख ले जाएंगे। तीसरे स्तर पर पहुंचकर मानकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। यह वह स्तर है जब भाषा का प्रयोग क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। वह एक ऐसा आदर्श रूप धारण कर लेती है जिसमें किसी बोली की गंध नहीं रहती। वह उसका परिनिष्ठित रूप होता है, यही उसका आदर्श रूप होता है। उसकी अपनी शैक्षणिक, व्यवहारिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली होती है। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भूगोल, इतिहास, व्याकरण आदि की पुस्तकों, साहित्य, कला और संचार साधनों के स्तर पर उसका एक साथ सर्वमान्य रूप गृहीत होता है।
ऐसी स्थिति में पहुंचकर भाषा मानक भाषा बन जाती है। उसी को शुद्ध, उच्च स्तरीय, परिमार्जित आदि विशेषण भी दिए जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? चाहे शुद्ध भाषा कहिए, चाहे उच्च स्तरीय भाषा कहिए, चाहे परिमार्जित भाषा कहिए, चाहे परिनिष्ठित भाषा कहिए। तो जो बोली का परिनिष्ठित रूप होता है वही उसका मानकीकरण है। यहाँ तक आप पढ़ने के बाद ही समझ गए होंगे कि मानकीकरण है क्या। बहुत अच्छे से आपसे ले जाएंगे। एक बार वीडियो पूरा सुन लीजिए, वीडियो एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप उसे सोच लीजिए, समझ लीजिए है क्या। भाषा के मानकीकरण का अगर कारण पूछा जाता है तो मानकीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके प्रमुख कारणों का विषय परिचय आवश्यक है। यह है भौगोलिक कारण, राजनैतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, शैक्षणिक कारण और साहित्यिक कारण। हम बात करेंगे भौगोलिक कारण के बारे में। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जहाँ क्षेत्र समतल हो, यातायात और संचार सुविधाएं पर्याप्त हों, वहाँ की बोली को भाषा और भाषा को मानक भाषा बनने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि उसका प्रयोग विस्तार उसमें निखार लाने में सहायक होता है। बीहड़ पहाड़ी क्षेत्र की बोलियां आज ही बोली के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाई हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में प्रयुक्त खड़ी बोली पंजाबी, गुजराती, मराठी और बंगलादेशी मानक भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं मानक भाषा का कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद राजनीतिक कारण में, इसमें जो भी विस्तार से, इसको आप खुद से पढ़ लेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल @TechIS पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड करके इसके जो अंदर लिखे हुए हैं बहुत सारे कारण, उसको आप पढ़ सकते हैं। मैं बेसिकली सिर्फ हेडिंग आपको बता दे रहा हूँ। राजनीतिक कारण, राजनीतिक प्रस्तर भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को बहुत ही तीव्र कर देता है। आप खुद समझ लीजिए, अगर किसी भाषा को शासन चाले तो उस भाषा का, राजनेता चाहे तो उस भाषा का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो सकता है। उसे हर जगह इस्तेमाल किया जाए तो शासन प्रशासन के सभी कार्यों में इस्तेमाल होगी, तो धीरे धीरे सभी के बीच में इस्तेमाल हो ही जाएगी, तो वो भी भाषा मानकीकरण को प्राप्त कर लेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं राजनीतिक कारण के बारे में। बाकी आप इस विस्तार से पीडीएफ के माध्यम से एक बार पढ़ लेंगे। तीसरा कारण है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण यद्यपि किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में अधिक सहायक नहीं होते हैं, तथापि जन सामान्य की धर्म विशेष रुचि और आस्था होने के कारण विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों और प्रवचनों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोक्ता वर्ग अनायास बढ़ जाता है। आप जान रहे हैं धर्म कितना लोगों के जड़ में घुसा हुआ है, तो अगर किसी धर्म की वह भाषा हो जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी, जहाँ उस धर्म के जहाँ भी अनुयायी होंगे वो भाषा वहाँ तक जाएगी। तो धार्मिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। सामाजिक कारण के बारे में बात करेंगे। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे प्रबल कारक हो, सबसे सबल कारण है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है, जिसका संपोषण भी समाज के संरक्षण में होता है। समाज का बहुसंख्यक वर्ग जिस भाषा रूप को अधिक प्रयोग में लाएगा, उसे अपनी सभी गतिविधियों का माध्यम बनाएगा, उस भाषा का उत्तरोत्तर विकास एवं संवर्धन अवश्य संभावी हो जाता है। शैक्षणिक कारण, किसी भी समुदाय की शिक्षा का माध्यम वही भाषा रूप हो सकता है जो प्रत्येक नागरिक को सरल शब्दावली में विधि, भूगोल, इतिहास, अन्य विज्ञान और जीवन तथा जगत के विभिन्न पहलुओं के सामान्य स्तर पर अवगत करा सके। तो शैक्षणिक कारण तो बहुत महत्वपूर्ण कारक है भाई। भाषा का मानकीकरण, जिस भाषा में आप शिक्षा ग्रहण करेंगे वह दूर दूर तक, देश विदेश तक जाएगी, तो उसका मानकीकरण अवश्य हो जाएगा। साहित्यिकरण, साहित्यिक भाषा के पद पर पहुंचने के पश्चात किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया स्वतः ही आरंभ हो जाती है। साहित्यकार विभिन्न अनुभूतियों, विचारों और संकल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा के नए नए प्रयोगों द्वारा उसे संवारते, निखारते और परिमार्जित करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे मानक हिंदी का स्वरूप। मानक हिंदी से तात्पर्य खड़ी बोली से विकसित और नागरी लिपि में लिखी जाने वाली, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली उस मानक भाषा से, जिसे उच्च हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी भी कहा जाता है। तो परिभाषा जान लीजिए आप। मानक हिंदी से तात्पर्य खड़ी बोली से विकसित और नागरी लिपि, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली उस मानक भाषा से है, जिसे उच्च हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी भी कहा जाता है। यही हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा है। यही शिक्षा, प्रशासन, वाणिज्य, समाचार, कला, संस्कृति की विभिन्न विधाओं में संप्रेषण का माध्यम है। ये सब इसके बाहरी रूप या बहिरंग आयाम है, किसके? हिंदी के। आगे बात करते हैं हिंदी क्या है। आज के समय में देखा जाए तो निरंतर विकसित और परिष्कृत हो रही है। सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया ही जा रहा है। बाकी सरकार जो ध्यान दे रही है आप देख ही रहे हैं। ठोस स्तर पर यह प्रक्रिया भारतेंदु युग से प्रारंभ हुई। मानक हिंदी का मूल, जो भी मैं फैक्ट आपको बीच बीच में बता रहा हूँ, इसी को पढ़ना, इसको वहाँ पे लिख देना है, तो इससे आपके नंबर में कुछ ना कुछ नंबर आपका बूस्ट होगा कुछ ना कुछ। मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। हिंदी की विभिन्न बोलियों में से
एक खड़ी बोली ने मानक हिंदी की ओर अग्रसर होने के क्रम में शब्दावली के स्तर पर विभिन्न स्रोतों का सहारा लिया है। इनमें सबसे प्रमुख स्रोत है संस्कृत है, जहाँ से व्यापक स्तर पर तत्सम शब्दों का ग्रहण किया गया। संस्कृत से बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं जो हमारे दैनिक जीवन में डेली इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वह सब तत्सम शब्दों में ग्रहण किए गए हैं। व्याकरण के स्तर पर मानक हिंदी के स्वरूप निर्धारण में मूल आधार संस्कृत है, जिसने किंचित परिवर्तनों के साथ साथ मानक हिंदी के व्याकरण के स्वरूप का निर्माण किया है। उसके बाद वर्तनी का मानकीकरण के बारे में बात करेंगे। भाषा के शिष्ट उच्चारणारूप लेखन विधान को वर्तनी कहते हैं। भाषा के सुष्ट उच्चारणानुरूप लेखन विधान को वर्तनी कहते हैं। श्रव्य भाषा को लिखित भाषा में व्यक्त करने का संपूर्ण विधान वर्तनी है। जो हम बोल रहे हैं इसको जब हम लिखित में लिख देते हैं तो वही वर्तनी कहलाती है। तो श्रव्य भाषा को लिखित भाषा में व्यक्त करने का संपूर्ण विधान वर्तनी है। वर्तनी का उद्देश्य है कि लिखित भाषा को पढ़कर मौखिक भाषा का संदेश पूर्णतः व्यक्त हो सके। हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के सुझावों के अंतर्गत लिपि के मानकीकरण से संबंधित सुझाव तो आएंगे ही, कुछ अन्य सुझाव भी दिए जाने चाहिए। ऐसे सुझाव इस प्रकार हैं। हाइफन का प्रयोग करिए। द्वंद्व समास के पदों के बीच योजक चिन्ह या हाइफन का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। जैसे राम कृष्ण, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग जरूर होना चाहिए। भाई बहन आदि। तत्पुरुष समास में हाइफन की जरूरत नहीं होती, जैसे राम राज्य, आत्महत्या। किंतु यदि संयोग में भ्रम की संभावना हो तो हाइफन लगाना चाहिए। तो हाइफन अगर कहीं भी भ्रम की स्थिति हो किसी शब्द में तो बीच में हाइफन लगा देना चाहिए। जैसे भू तत्व, तो भूत होने का भाव पैदा कर सकता है, इसीलिए भू में तत्व लगा दिया गया। बहुब्रीहि समास में हाइफन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। जैसे घनश्याम, चंद्रशेखर। कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जगत धन निस्सारता, जगन निस्सारता नहीं होगा, बल्कि होगा जगत निस्सारता। उपसर्गों का प्रयोग, परसर्गों या कारक चिन्हों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से अलग होना चाहिए। राम ने रावण को। परसर्ग या कारक चिन्ह सर्वमान्य के साथ जुड़कर व्यक्त होने चाहिए। जैसे मैंने, उसको, तुमसे आदि। सर्वमान्य के साथ दो प्रसर्ग आने पर उन्हें अलग अलग कर देना चाहिए। जैसे उसके लिए, तुमसे। श्री और जी का प्रयोग अलग होना चाहिए। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाओं को अलग लिखना चाहिए। जैसे पढ़ा करता है। या श्रुति, वा श्रुति। या श्रुति और वा श्रुति की समस्याओं का हल यांत्रिक नियमों से नहीं, उच्चारण के अनुसार होना चाहिए। अतः गया का बहुवचन गए होना चाहिए, ना कि गए। इसी प्रकार आवेंगे के स्थान पर आएंगे का प्रयोग ही उचित है। तो यह सब आपको दिखाना पड़ेगा। विराम चिन्हों के संबंध में प्रायः सहमति है। अल्प विराम के साथ साथ अर्ध विराम के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए। विसर्ग, संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए। जैसे दुखानुभूति। परंतु यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका है तो उस स्थिति में विसर्ग के बिना लिखने में भी कोई समस्या नहीं। जैसे दुख, सुख। हिंदी व्याकरण का मानकीकरण, अभी तो आपने देखा वर्तनी का मानकीकरण कैसे करते हैं। हाइफन का प्रयोग कर देते हैं, विसर्ग का प्रयोग करते हैं, विराम चिन्ह, उपसर्ग, परसर्ग, या वाक्य में जो श्रुति में कंफ्यूजन होता है, समस्या होती है, उसकी सबको कैसे इन्होंने किया। अब हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण का मानकीकरण। व्याकरण किसी भी भाषा को अनुशासित करने की एक पद्धति है। हिंदी भाषा का भी अपना एक स्पष्ट व्याकरण है। इसके प्रमुख रूप से 4 अंग हैं: पद संरचना, विकारी तत्व, कारक व्यवस्था, वाक्य संरचना। प्रथम है पद संरचना। आमतौर पर शब्द और पद को पर्यायवाची माना जाता है, परंतु इनमें एक अंतर है। शब्द स्वयं में स्वतंत्र भी हो सकता है, किंतु वही शब्द जब व्याकरण सम्मत नियमों के आधार पर किसी व्याकरण कोट के रूप में वाक्य में निश्चित स्थान ग्रहण करता है तो पद बन जाता है। जैसे मैं घर जाऊंगा, सभी स्वतंत्र रूप में शब्द हैं, जबकि मैं घर जाऊंगा, ये तीनों शब्द पद में परिवर्तित हो गए हैं। पद संरचना को निम्न चित्र द्वारा देख सकते हैं आप। पद संरचना देखा जाए तो विकारी पद होंगे, अविकारी पद। विकारी में आता है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। और अविकारी पद कौन होते? क्रिया, विशेषण, योजक, संबंध, बोधक पद, विस्मयादिबोधक। विकारी पद वह पद हैं जो लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन से बदल जाते हैं। मानक हिंदी में 4 प्रकार के विकारी पद मिलते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। संज्ञा वस्तु, व्यक्ति या भाव का नाम है। इसके 5 प्रकार हैं। तो ये सब तो आप सब इसको PDF में पढ़ लेंगे अगर आप पढ़ना चाहें तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी में विकार पैदा करने वाले 5 तत्व माने गए हैं: लिंग, वचन, वाच्य, पुरुष और काल।
मानक हिंदी में मात्र 2 लिंगों की व्यवस्था, इसको भी आप लिख देंगे वहाँ पे, क्योंकि संस्कृति के नपुंसक लिंग को यहाँ पर नहीं मान्यता दी गई है। इसी प्रकार संस्कृत के द्विवचन को भी हिंदी की वचन व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार मानक हिंदी में मात्र 2 लिंग पुरुष स्त्री तथा 2 वचन हैं, एक वचन बहुवचन ही स्वीकृत हैं। वहीं वाच्यों की संख्या 3 है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य, जो भाव केंद्रित होते हैं। हिंदी व्याकरण में पुरुष भी 3 होते हैं, याद रखें, अन्य पुरुष वह, मध्यम पुरुष तुम, उत्तम पुरुष मैं, हम, वह। जबकि कालों की संख्या यहाँ भी स्वाभाविक रूप से 3 ही है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जहाँ तक अविकारी या अव्यय पदों की बात है तो ये वह पद हैं जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं। जो अविकारी या अव्यय पद होते हैं वह किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं। प्रत्येक काल, वचन तथा लिंग में इनकी एक सी संरचना बनी रहती है। इनकी संख्या 4 है। प्रथम है क्रिया विशेषण, दूसरा विकारी पद योजक या समुच्चय बोधक पद जो 2 वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ता है। संबंध बोधक पद भी अविकारी पदों के अंतर्गत आते हैं। वहीं चौथा विकारी पद है विस्मयादि बोधक, जो विस्मय को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे वाह, अरे आदि। हिंदी में संस्कृत की तरह 8 कारक स्वीकृत हैं, परंतु इनके साथ संस्कृत की तरह विभक्तियां प्रयुक्त नहीं होती हैं, बल्कि प्रसर्ग, लिंग, वचन निरपेक्ष प्रयुक्त होते हैं। इन्हें निम्नलिखित तरीकों के द्वारा समझा जा सकता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से वियोग, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है। वहीं वाक्य संरचना किसी भी भाषा की अर्थ प्रदान करने वाली इकाई होती है या कुछ शब्दों के व्यवस्थित संयोग से बनती है। वाक्य प्राय 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, यह सभी भी आपके सिलेबस में है। यही वाक्य भी आपके सिलेबस में पूछा जाता है। सरल वाक्यों के बारे में पूछा जाता है, संयुक्त वाक्यों के बारे में पूछा जाता है, मिश्र वाक्य के बारे में पूछा जाता है। तो आप भाषा के मानकीकरण में भी यहाँ से भी एक प्रश्न आपका तैयार हो रहा है, इसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे। सरल वाक्य वह है जिनमें एक उद्देश्य, एक विधेय होता है। उदाहरण, मैं घर जा रहा हूँ। संयुक्त वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें 2 स्वतंत्र वाक्यों को किसी योजक शब्द के माध्यम से जोड़ा दिया जाता है तथा ये दोनों मिलकर एक व्यापक अर्थ का जन्म देते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा और वह जेल चला गया, यह हो गया संयुक्त वाक्य, मार भी दिया, जेल भी चला गया, 2 वाक्य हो रहे हैं। वहीं मिश्र या जटिल वाक्य वह हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इनमें से कोई स्वतंत्र वाक्य नहीं होता है, अतः ये सब मिलकर ही अर्थ को अभिव्यक्त कर पाते हैं। जैसे मैं इस बात की सूचना आपको देना चाहता था लेकिन बीमार पड़ गया और ना तो आपको सूचित कर सका ना ही पत्र लिख पाए। तो इतना बहुत बड़ा वाक्य हो गया, देखने में ही मिश्रित लग रहा है। मिश्र वाक्य देखने में ही दिख जाते हैं, इसलिए आपको पहचानने को आ सकता है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो आप उसको घबराएंगे नहीं, बहुत आराम से करेंगे। एक बार इसको आप समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। भाषा की दृष्टि से भी वाक्यों में 8 प्रकारों में विभाजित किया गया। भाषा की दृष्टि से भी वाक्यों को 8 प्रकारों में विभाजित किया गया। कौन कौन? विधेयात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आदेशवाचक, विस्मयादिबोधक, शर्तवाचक। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी वाक्य निर्माण की व्यवस्था संस्कृत की पद्धति पर आधारित है, जो अंग्रेजी पद्धति से अलग है। हिंदी वाक्यों में कर्ता, कर्म, क्रिया का क्रम स्वीकार है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पे कर्ता है, पुस्तक कर्म है, क्रिया है वह पढ़ना। संस्कृत में अहम पुस्तकम पठामि, वही अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया, कर्म का क्रम स्वीकार है, आई रीड ए बुक। कुल मिलाकर हिंदी की व्याकरणिक संरचना मूलतः संस्कृत व्याकरण के ढांचे का सरलीकृत रूप है। यद्यपि विकास की प्रक्रिया में इसने अन्य परंपराओं तथा लोक अनुभवों के साथ परिवर्तनशीलता प्रदर्शित की है, फिर भी इसे वैज्ञानिकता के ढांचे पर आधारित कहना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नहीं लगता है। क्या कहा कि कुल मिलाकर हिंदी की व्याकरणिक संरचना मूलतः संस्कृत व्याकरण के ढांचे का सरलीकृत रूप है। संस्कृत व्याकरण के ढांचे का सरलीकृत रूप है। यद्यपि विकास की प्रक्रिया में इसने अन्य परंपराओं तथा लोक अनुभवों के साथ परिवर्तनशीलता प्रदर्शित की है, फिर भी इसे वैज्ञानिकता के ढांचे पर आधारित कहना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नहीं लगता।
तो इस तरह से हमने देखा गया क्या, वर्तनी का मानकीकरण, व्याकरण का मानकीकरण, 2 टॉपिक आज हम लोग देख लिए। अभी बचा हमारा लिपि का मानकीकरण और उच्चारण का मानकीकरण। इन दोनों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, 19-20 मिनट वीडियो हो चुका ऑलरेडी, तो हम लोग इसको देखेंगे दूसरे वीडियो में। क्या क्या देखेंगे उसमें? लिपि का मानकीकरण, उच्चारण का मानकीकरण। आपने क्या देखा इसमें? आपने इसमें देखा है व्याकरण का मानकीकरण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि व्याकरण के मानकीकरण के बारे में लिखिए। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी निकल के आ सकता है। कोई भी एक प्रश्न आएगा 10 नंबर, अगर 2 आ गया तो 5 नंबर। जितना मैंने बताया इसमें से आपको बहुत कुछ पॉइंट उठा लेने हैं और उन्हीं को लिखना है। 5 नंबर या 10 नंबर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। वर्तनी का मानकीकरण हो गया। और मानकीकरण का भाव क्या होता है उसको आपको समझ लेना है कि मानकीकरण आखिर होता क्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। आज आपने 2 टॉपिक पढ़ लिया है, वर्तनी का मानकीकरण, व्याकरण का मानकीकरण। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। आपसे अनुरोध है चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।